बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। ताहम समाअत के आगाज पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने मौकफ इख्तियार किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं आता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बेंच से लेगदी इख्तियार कर ली। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो 9 रुकनी बेंच था उसके बाद इसे 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। उन्होंने समाअत की। लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल दिए और दलाइल में उनकी जानिब से कहा गया, इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं इससे रोकने के लिए हुक्म इम्तना पास किया जाए, जो कि बेंच ने मुस्तरद कर दी उनकी इस्तदा। अब ये समाअत कल होगी। इस अहम समाअत पे गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट के इजलास से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के सबब पाकिस्तान में पिछले साल बदतरीन सैलाब आए जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 33 लाख लोग बेघर हुए, 30 लाख घर तबाह हुए और मुतासिरीन की बहाली के लिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान की हुकूमत ने खर्च किए। उन्होंने कहा कि जब तक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से पॉलिसियां वज़ा नहीं की जाएंगी इस तरह के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है उसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली के असरात है। उनके अहम दौरा फ्रांस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए एहतिसाब हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर, आपसे मैं सबसे पहला सुसवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी बेंच के सामने मामला है फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स, आप बहसियत एक कानूनदान क्या समझते हैं? क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए इरफान साहब? देखें, आर्मी एक्ट जो है ये पिछले कोई 70-71 साल से एक राइजल वक्त कानून है। बहुत सारे सिविलियंस इसमें कोर्ट मार्शल हो चुके हैं, उनका ट्रायल भी हो चुका है। और सारी दुनिया में जब कोई फौज की तनसीबात पे कोई हल्ला बोले या वहां इमलाक को नुकसान पहुंचाए या आग लगाए या हुल्लड़बाजी करे तो वो फौजी कानून हरकत में आता है। अच्छा। और यही पाकिस्तान में हुआ है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गैर आईनी बात नहीं है। और कानून को 70 साल से तो कोई अदालत उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकी। अब 70 साल के बाद इनको याद आया है कि अब कानून को चैलेंज कर देंगे और चैलेंज अगर कर देंगे तो वो अगर वो दूसरों को लग सकता था, 29 लोगों को पहले ये लॉ यही अप्लाई किया है, तो अब ये जो मौजूदा लोग हैं इन्होंने तो अनप्रेसिडेंटेड ये वायलेशन किए हैं आर्मी एक्ट की, तो इनको छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा इरफान साहब, आपने कहा ये नहीं हो सकता। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब भी इसमें उन्होंने दरखास्त दायर की है और वो इसकी जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। आर्मी एक्ट की दफात को स्ट्राइक डाउन करने की उनकी इस्तदा है। इस हवाले से सर आपकी क्या राय है इरफान कादिर साहब? वो तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब। इसीलिए उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जजेस जो हैं वो लिटिगेशन में नहीं पड़ेंगे। और बावजूद के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और वो बड़े हेफ्टी इन्वॉल्वमेंट सरकार से ले रहे हैं और वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जजेस जो हैं उनको इस तरह की लिटिगेशन से दूर रहना चाहिए। सर, वो तो रिटायर हो गए ना, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो लिटिगेशन से उनको दूर रहना चाहिए इरफान साहब? दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आज भी सरकार के पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ी पेंशन ले रहे हैं और बहुत सारी मराहत वो ले रहे हैं। तो उनको इसीलिए इतनी मराहत मिलती है ताकि जज जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद रहे बाद में। आपकी सर क्या राय? सीनियर लॉयर्स है लतीफ खोसा साहब, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, आप भी माशाल्लाह रह चुके हैं, एतजाज एहसन साहब वजीर कानून भी रह चुके हैं। उनका ये कहना और मौकफ है कि जब सिविलियंस के लिए लॉ मौजूद है और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कवानीन के खिलाफ वर्जी पे मुकदमा चलाए जा सकते हैं, तो फिर क्यों का जरूरत महसूस की जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए? देखिए, मेरे पास इस वक्त स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने देखा है आर्मी के एरियाज में और वो जो कानून मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स अगर उन लोगों को भी ओवरऑल करता है जो कि आर्मी एक्ट के ताबे हैं या उन लोगों के साथ खिलवाड़ करता है, तो वो सिविलियन बेशक हो, उसका मामला जो है
वो कोर्ट मार्शल में जाए। अच्छा सर, फेयर ट्रायल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि जब मिलिट्री, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आइन में मौजूद है आर्मी एक्ट, और ये आज से नहीं बड़े 70-75 सालों से है, 1952 से गालिबन, तो सर जो फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10A, उसकी मुताबिकत से फेयर ट्रायल मिलता है सर इसमें? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी रखा आज जो दरखास्त गुजारों के वकला थे। देखिए, फेयर ट्रायल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज है ट्रायल होना चाहिए जी, उसके बाद अपील होनी चाहिए, और उससे ऊपर भी कोई रेमेडी होनी चाहिए। सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं। बल्कि फेयर ट्रायल उनको नहीं मिला, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटली जो गलत फैसले दिए हैं 184(3) में, ना उनको सुना गया, ना उनको राइट ऑफ अपील था। और जब ये नए कानून के जरिए उन्होंने रिव्यू को ज्यादा मीनिंगफुल बनाया और कोशिश की कि अपील का भी राइट दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तो वहां पे तो वो देने को भी तैयार नहीं है। मिलिट्री कोर्ट से कहीं ज्यादा यानी सख्त ये 184(3) के फैसले रहे हैं, जहां पे कि हजारों लोगों को निकाल दिया गया बगैर उनको सुने। बहुत सारे लोग पार्टी नहीं थे, उनके भी खिलाफ इन्होंने फैसले दे दिए, उनकी रेमेडीज बंद कर दी। हालांकि वो लोग थे जो कि कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं की थी, उन्होंने कोई इमलाक को आग नहीं लगाई थी, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया था। लेकिन उनके साथ तो 184(3) में जो फैसले हुए, पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद करके रख दी इन्होंने गलत फैसलों से। उन्हीं फैसलों को के रिव्यू करने के लिए, उन्हीं फैसलों में रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोगों की दादरसी हो, लोगों को हसूल इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिले, ये चीजें आई और सुप्रीम कोर्ट उसमें भी रुकावट बन गई। और यहाँ पे ये लोग जिनको के राइट ऑफ अपील भी है, जिनको राइट ऑफ ट्रायल भी है, और जिनको बाद में प्रेसिडेंट से क्लेमेंसी भी ले सकते हैं, वहां पे कह दिया कि जी ये तो फेयर ट्रायल नहीं है। यही जवाद खाजा जो है, इसके कितने फैसले हैं जहां पे किसने लोगों को सुना तक नहीं। और जिस तरह से इसने वो अरसलान का फैसला किया था, अरसलान केस का, सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने क्या किया था। ये आके तो ये अब बातें कर रहे हैं ये फेयर ट्रायल की, और फौज का तो बहुत ज्यादा फेयर है बनिस्बत जिस तरह के फैसले इन्होंने किए। सर ये बताइए कि सर आज एतजाज अहसन साहब प्रेस टॉक करते और कहते कल कोशिश होगी कि अबूरी हुक्मनामा कोई सामने आ जाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज तो बेंच ने, ऑनरेबल बेंच ने मुस्तरद कर दी हुक्म इम्तना पास करने की सदा। अगर कोई ऐसा हुक्मनामा अबूरी आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि ट्रायल रोक दिया जाए, वो बाइंडिंग होगा सर? बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले तो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने कह दिया है कि ये बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो जब चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कह रहे हैं कि ये इलीगली बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसका जो फैसला है वो कैसे कानूनी हो सकता है? तो सर वो तो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट है ना, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं ना सर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये चीफ जस्टिस डेजिग्नेट है, वो मौजूदा चीफ जस्टिस है। तो देखना होगा कि चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने जो बात की है वो कानून पे मबनी है, या ये जो चीफ जस्टिस मौजूदा है इन्होंने जो किया है वो कानून पे मबनी है। तो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने जो बात की है वो कानून पे मबनी है। उन्होंने उस कानून पे रिलाई किया है, उस कानून पे इंसार किया जो पार्लियामान ने बनाया, और कहा है कि 3 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस मिलके तो ये बेंचेस का फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनना है। उन्होंने कानून को रेफर किया है, और इन्होंने किसी कानून को, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कानून को उस वक्त मुअत्तल किया जब वो कानून बना नहीं था। अगर कानून बन भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार नहीं है कि उस कानून को मुअत्तल कर दें। ये जाए कि अभी बना भी नहीं था तो उसको मुअत्तल कर दिया, और फिर वो वाला मामला फैसला नहीं किया, उसको इल्तवा में डाल दिया। और बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कि ये वन मैन शो है, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कि ये मर्जी के बेंचेस बन गए हैं, ये इस प्रोसीडिंग्स को चला रहे हैं। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना गलत इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जो बेंच है ये इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जिसको हम कहते हैं उन्होंने उनका जो कॉन्डक्ट है वो डिफेक्टो है जी। लेकिन काजी फायद साहब जो डेजिग्नेट है उन्होंने चूंकि कानून के हवाले दिए हैं, लिहाजा उनका जो एक्ट है, जो कॉन्डक्ट है वो डिजोरे है। डिजोरे को कानून में हमेशा, डिजोरे का मतलब है इन लॉ और डिफेक्टो का मतलब है इनफैक्ट, और लॉ को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है इनफैक्ट के ऊपर।
ठीक है सर, लास्टली सर, अटॉर्नी जनरल साहब कल अपने दलाइल देंगे, तो अटॉर्नी जनरल साहब तो इस बेंच को, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा था कि अगर बेंच पे किसी को इतराज है तो पहले ही इंडिकेट कर दे, लेकिन उस पे दोनों फरीकैन की जानिब से कहा गया कि नहीं, बेंच पे कोई इतराज नहीं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट की चीफ लॉ ऑफिसर है, कल वो अपने दलाइल दे रहे हैं सर उस बेंच के सामने। एक्सेप्टेबिलिटी तो की है ना सर? कल वो एतराज कर देंगे। अच्छा, कल इनकार कर देंगे सर? वो एतराज करेंगे कल, एतराज मेरा ये करेंगे, ख्याल है। ठीक है, वो करेंगे क्योंकि जस्टिस फाइज साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने सारे लॉ को रेफर कर दिया है। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, जी जी, तो वो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके को बात कर सकते हैं? ठीक। और सर, आपको ये मामलात कहाँ जाते हुए इरफान साहब दिखाई दे रहे हैं? ये मामला जो उठा है, और जाहिर बात है 7 रुकनी बेंच इसके सुन रहा है, जो किस तरह देख रहे हैं सर इसको? देखें, ये लोग जो आ रहे हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट में, वो बहुत सारे लोगों के बारे में जो हमने सुना है, वो उनके अपने कुछ रिश्तेदार इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सारी हुल्लड़बाजी की है और वहां मामलत की है। अच्छा, तो अब वो मैंने वेरीफाई करना है वो, लेकिन इस वजह से ये कुछ लोग सामने आए। ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तेसाब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और वकील हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनका नुक्ता नज़र सुना। ज़ाहिर बात है, आप कल देखेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। बाहर कैफ जो उनसे गुफ्तगू हुई और सवाल जवाब, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला बड़ा अहम है और बड़ा सेंसिटिव है। हमें जो दीगर मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, उनके शुक्रगुजार हैं। हसन अयूब खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी गहरी गिरफ्त रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो हम बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी फॉर्म वेलकम करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से मुआशी प्लान पे जो अनवेल हुआ उस पर बात करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज फ्रांस में समिट में पाकिस्तान का केस एक दफ़ा फिर रखा है कि जब तक से मुनसिफाना वसाइल की तकसीम नहीं होगी, इस तरह के मामलात, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली की सबब तबाही हैं, वो आते रहेंगे और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को बिगाड़ते रहेंगे। उनको भी वेलकम करते हैं। मैं हसन अयूब साहब सर आपसे जाऊंगा, बैरिस्टर आमिर साहब आपकी इजाज़त से, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे। इरफान कादिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपको सर क्या इस वक्त नजर आ रहा है? आपकी फीलिंग क्या है, क्या इंप्रेशंस हैं जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई, जो रिमार्क्स आए, और कल दोबारा समाअत होगी? और एतजाज़ एहसन साहब को मैंने कोट किया कि उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कल तक कोई अबूरी फैसला आ जाए। देखिए जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बात यह है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से ही बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपको बेंच को देखें तो चीफ जस्टिस खुद हैं, जस्टिस जाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हैं। अब ये लोग जो हैं ये वही लाइक माइंडेड जजेस हैं। 4 लोग तो वो आ गए ना। उसके बाद जो 7 मेंबर बेंच है उसमें एक आयशा मलिक जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के को भी उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई देने वाली बेंच में की रुकन थी वो। तो अब ये 5 लोग तो एक साइड पर हो गए, अब 2 लोग हैं, जस्टिस जहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो एक साइड के ऊपर हैं। तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है कि इसके खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं, इन दरख्वास्तों को मंजूर किया जाएगा और इन दरख्वास्तों को मंजूर करके जो है वो जो उन्होंने की अपील है, प्रेयर एक्सेप्ट की जाएगी। प्रेयर यही है कि जी आप सिविलियन का जो ट्रायल है ये मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं करेंगे। अच्छा सर, मैं इसलिए आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप बताइएगा मरीज का, आप कह रहे हैं दरखास्तें आपके साफियाना तज्ज़िये के मुताबिक अप्रूव हो जाएंगी, मंजूर हो जाएंगी? जी मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी और उसका मतलब ये है कि जो ट्रायल है वो रुक जाएगा, फिर वो रुकेगा या नहीं रुकेगा वो ये बात की बात है। क्योंकि जैसे इरफान कादिर साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में जो आपने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है इटसेल्फ वो गैर कानूनी है। उसको हुक्म इम्तना दिया मैंने सर, हुक्म इम्तना दिया हुआ है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज साहब जो कि चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं, उन्होंने आज बेंच में बैठ कर कहा कि जो बेंच है मैं इससे रिक्यूज इसलिए नहीं करूंगा, ये बेंच नहीं है, ये अदालत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये अदालत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो कि आइंदा की चीफ जस्टिस हैं वो बैठकर कह रहे हैं कि ये अदालत नहीं है, फिर उनके साथ हम आवाज हो रहे हैं। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने भी हम आवाज होकर ये बात की है। तो बात सुनिए, बात में वजन है। ये खाली हुकूमत का मौकफ नहीं होगा, ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह रही कि जी हम इसको नहीं मान रहे। ये मानना मानने वाली बात जो है ये आवाज सुप्रीम कोर्ट से उठी है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट से उठी है, एक बात। दूसरी चीज अगर आप देखें तो एक दिन पहले चेयरमैन पीटीआई जाते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब के घर में, वहां उनसे मुलाकात करते हैं। उससे अगले रोज सरदार लतीफ खोसा साहब एतजाज एहसन साहब के साथ आते हैं, चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं
और मुलाकात के बाद एक दिन का वक्फा डाल के अगले दिन जो है ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। जबकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जाते हैं, जाकर चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात करते हैं, वहां पर चीफ जस्टिस उनको कहते हैं कि आप तैयारी रखिएगा, ईद के बाद हम इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं। ये तो ईद से पहले ही हो गया। तो ये फिर ईद से पहले ना सिर्फ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर रही हैं, बल्कि वो इसका फैसला करने जा रहे हैं, अच्छा, कंक्लूड करने जा रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया रिमार्क्स में अपने, जब एंड हो रहा था, जब वो कंक्लूड कर आज की समाअत तो आज की समाअत के एंड में उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को लटकाएंगे नहीं, हम जल्द से जल्द इसका फैसला करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैसला करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सर बताइएगा, आप खुद भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, ये तो लीडिंग लाइट्स हुआ करते हैं ना सर, लतीफ खोसा साहब, एतजाज एहसन साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सर दरखास्तें, इरफान कादिर साहब को आपने सुना उनका, ये तो आर्मी एक्ट तो हमारे आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, गालिबन 1952 से साहब ये पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है। और साबका अदवार में मैं देख रहा था, आज अंसार अबाई साहब की रिपोर्ट आई है, 25 सिविलियंस का, जिनमें 4 रिटायर्ड फौजी अफराद भी शामिल थे, उनका ट्रायल ना सिर्फ फौजी अदालतें में, उनको सजाएं भी हुई, उनके खिलाफ अपीलें आई हुई हैं, उनके खिलाफ अपीलें भी आई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सर उस वक्त ये ना मामला खोसा साहब ने टेकअप किया, ना एतजाज साहब ने किया। आपको, आपकी क्या राय है? आपको इसकी टाइमिंग्स पे इतराज है, या एज ए लॉयर आप समझते हैं कि ये राइट है, कोई भी किसी वक्त भी दरखास्त डाल सकता है, पिटीशन? देखिए, हसन साहब ने आपको बताया, यही मेरा ख्याल है। मुझे एतराज़ नहीं है, मैं इस रवैये की मजम्मत करता हूँ। बतौर वकील और प्रैक्टिसिंग लॉयर मुझे किसी वकील का बताएं कि उसका केस कॉज लिस्ट में हो और उसकी किसी भी चीफ जस्टिस के साथ जिस भी अदालत के अंदर उसका केस हो, वो जाके उसे इतना प्रिविलेज हो कि वो रात को मुलाकात करे और उसका कॉज लिस्ट से जो आखिरी नंबर पे केस हो वो पहले नंबर पे आ जाए। ये बड़ी हैरान कुन बात है। और फिर वो वकील एक दिन पहले किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलता हो और उस पॉलिटिकल लीडर से मिलने के बाद वो ये सारा ये काम करे। देखिए, मैं समझता हूँ एतजाज साहब हों या लतीफ़ खोसा साहब हों, उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अच्छा। और मेरे ख्याल से अब उम्र के इस हिस्से में उन्हें अपने सारे मामले के करियर के ऊपर, नेक नामी के ऊपर दाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है और ये खुदा की तरफ से भी शायद उनके लिए कोई फैसला हो कि उन्हें उम्र के इस हिस्से में एक ही उनके पास कमाई थी वफादारी की जी, अगर वो ही उनसे छिन जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं नहीं समझता कि जो तमाशा हमारी निज़ाम अदल के अंदर इस वक्त लगा है, ना कभी लगा है और ना कभी लग सकता है। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि अगर सीनियर मोस्ट जज और फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो कहे कि ये बेंच कानूनी तौर पे बन ही नहीं सकता, मैं तो इसे बेंच ही नहीं समझता। और उसके बाद का सीनियर मोस्ट जज जो है वो कहे कि भाई अगर आज हम सारे बैठ जाएंगे तो कल को आज 9 जजेस बैठ जाएंगे तो कल को अपील कौन सुनेगा? राइट ऑफ अपील छीनते ना जाएं। कभी आप 184(3) में छीनते हैं और कभी आप इस तरह की फरमाइशी पिटीशंस के जरिए ये हक छीन लेते हैं। मुझे आज तक हैरानगी ये है कि फौजी अदालतों की भी अपील्स तो लाए करती हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। जब किसी के साथ कोई ऐसा मामला होगा तो आप उसकी अपील के अंदर सुन लीजिएगा और अगर आपको पता लगे कि ज्यादती है तो फिर आप स्ट्राइक डाउन कर दीजिएगा। लेकिन ये जो किसी एक शख्स की बचाने के लिए है, गुड टू सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड टू सी यू का तो सबने रिजल्ट देख लिया, अब ये बेस्ट ऑफ लक का रिजल्ट है जो ये तमाशा लगा हुआ है कि उसे बचाने के लिए ये एक तमाशबीनी पाकिस्तान के अंदर। मैं तो हैरान हूं कि कैसे हो सकता है। और आज मैं एज अ लॉयर आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस साहब के भी फैसले और काजी फाइज ईसा साहब के भी फैसले, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग फैसले करने का क्रेडिट जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास है। जिस वक्त ये सारे थरथराते थे, लर्जा थे, उस वक्त भी वो उस जनरल फैज हमीद के खिलाफ और उसके धरनों के खिलाफ फैसला देने की जरूरत रखता था, जिसकी कीमत उसे अदा करनी पड़ी। और इसी चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो सलूक किया उनके साथ और उनकी वाइफ के साथ, वो सबके सामने है। तो मैं समझता हूं ये तो सवालिया निशान खड़ा हो गया। आज तमाशा लगा है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं कि ये, एक कहता है कि ये बेंच ही नहीं है कानूनी तौर पे, दूसरा कहता है कि आप राइट ऑफ अपील को खा रहे हैं, यानी आप अदल का कत्ल कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूं कि आप 9 के बाद कहते हैं अब हम 7 के साथ बैठ जाएंगे। अब ये 7 जजेस हैं कौन? एक तो मैं आपको बता दूं कि 2 जजेस तो उठेंगे,
इसमें से अच्छा। शाहिद अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर साहब, उन्हें ज्यादा देर वो चल नहीं सकेंगे इनके साथ। उसके बाद आज ये 5 जजेस, 3 तो वो मशहूर जमाना शौहरा आफाक गैंग ऑफ 3 है, उसके बाद एक जज साहब हैं जिनके ऊपर केसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, रेफरेंसेस हैं उनके खिलाफ, और ये कहते हैं मैं तो इन्हें बचा के रखूंगा। 5वीं जज साहबा वो हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न तरक्की दी गई है और उनका मुफाद वाबस्ता है, यही लेके आए। अब बताएं, जहां पे इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से यहां इस तरह के इशारे आ रहे हों, लोग किस तरफ देखें? लोग तो इस वक्त उकताए बैठे। यही वो बात थी जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चारों सूबों को बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए, और वो आईनी मामलात का, सियासी मामलात का हल निकाले। लोगों की अपीलें ना रुकी रहें। कॉज लिस्टें तो बदल रही हैं, लोगों की अपीलें रुकी पड़ी। अभी किसी को सजा नहीं हुई फौजी अदालत से, तो उस पर पिटीशन फौरी सुन ली है। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनकी अपील ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, में उन्हें आप सुन ही नहीं रहे। इससे बड़ा कत्ल क्या होगा बुनियादी हकूक का? बुनियादी हकूक के नाम के ऊपर इंसाफ का कत्ल, इंसाफ के नाम के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे तमाम ये जो वकला लीगल फेटर्निटी है उसे उठना पड़ेगा कि एक जज साहब और उनके चंद लाडले अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के जरिए जुडिशियल पावर को सल्ब कर रही है। इन्होंने सल्ब किया जुडिशियल पावर काजी फायज ईसा की और उन समेत दूसरे अक्सरियती जजेस की, जिन्हें पहले ये बेंचेस में नहीं बिठाते हैं, और बिठाएं तो उनकी सुनते नहीं है। ये बेंच भी 9 से घिसता घिसता 5 पे या 3 पे आएगा। अच्छा। और इसका कोई फैसला कबूल नहीं करेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अच्छा, इनकी कोई सह नहीं है। जिस बेंच को जस्टिस काजी फायज ईसा ने रद्द कर दिया है, उसे और कोई लॉ नोइंग हो या ले पर्सन हो, कोई भी उस बेंच को ना तकरीम मिल सकती है, ना वकार मिल सकता है। मैं कहता हूं आज रोने का वक्त है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज तमाशा लगाया गया है, कि वो कभी अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है मगर हाथ में तेशाए जर हो तो ये हाथ आता है। आज हमें समझ आ रही है कि इंसाफ किस तरह बेचा जाता है, किस तरह कुछ लाडले जजेस होते हैं, कुछ लाडले वकील होते हैं। उन वकीलों की, और ये लाडले वकील नहीं चलेंगे जो कभी इफ्तिखार चौधरी के लाडले होते हैं, कभी साकिब निसार के लाडले होते हैं, कभी जस्टिस गुलजार के लाडले होते हैं, और आजकल बंदियाल के लाडले हैं। नहीं चलेंगे। आमिर भाई, आपका नुक्ता नजर आ गया। बहाली होगी, और इंसाफ की बहाली के लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को खत्म किया जाए। ओके, आपका नुक्ता नजर आ गया। व्यूअर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बताएंगे तो डॉक्टर खाकान नजीब साहब होंगे, और डॉक्टर खाकान साहब से जो हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज ग्लोबल फाइनेंस समिट पैक्ट से खिताब किया है, उसके मंदरजात और जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है उस पर भी उनकी राय लेंगे, जरा तफसील से उनसे गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर खाकान साहब, ये स्विच गेट सर, जरा इकोनॉमी के हवाले से जरूर बात करेंगे। ज़ाहिर बात है हम लीगल साइड की भी बात कर रहे हैं, मुल्की सियासत की भी बात कर रहे हैं, निज़ाम इंसाफ पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं जो कि बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने उठाए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज फ्रांस में मौजूद थे, और मौजूद हैं रादर, और उन्होंने खिताब भी किया जिसपे उन्होंने कहा कि जो आलमी दुनिया है वो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पे जब तक से एम्फेसिस नहीं देगी, बहुत से मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल जिसका डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान जैसे ममालिक को सामना है, शिद्दत से सामना है, उनसे पाकिस्तान जैसे ममालिक की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि ये मौक़िफ़ हुकूमत ने उठाया था। आपकी इस हवाले से क्या राय है? फिर आम मुलाकातें भी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसमें IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई है। सर, कोई उम्मीद है कि IMF और पाकिस्तान के मामलात पे बर्फ जो जमी हुई है वो पिघल जाएगी? सबसे जो अहम मसला है उसी से शुरू करते हैं, बिकॉज वो हमारा शॉर्ट टर्म का है, वो है IMF। मैंने जब भी आपसे बात की, आपको मालूम है, मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान के लिए IMF से राह फरार है नहीं। हुकूमत ने बहुत से इक़दाम उठाए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बहुत नए टैक्सेस लगाने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के निर्ख तब्दील करने की कोशिश की, एल्बीट थोड़ी देर में किया। आपको पता है 3 नवंबर का रिव्यू, आज मैं आपसे 22 जून को बात कर रहा हूं, अभी तक
हम उस रिव्यू को कंप्लीट नहीं करा पाए। ये सर्टेनली यही अनफॉर्चुनेट है इस चीज में। एक मुल्क जो ऑब्वियसली इतनी बड़ी फ्लड से गुजरा हो, जिसमें 1700 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हों, 30 बिलियन का डैमेज हुआ हो, ये चीजें भी आई थिंक कंसिडरेशन में लानी पड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, बैकड्रॉप वो ये है कि लास्ट जो हमारी कम्युनिकेशन फंड के साथ हुई उसमें अब भी वो यही कह रहे हैं कि आप $6 बिलियन इकट्ठे कीजिए, कोई अपने बजट को बेहतर कीजिए। हालांकि ये पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जा सकता है कि बजट इज नॉट पार्ट ऑफ द 9th रिव्यू, बिकॉज 9th रिव्यू तो सितंबर 2022 के टारगेट्स पे है। सो होप ये है कि 9th रिव्यू किसी तरह पास कर लें। और थोड़ा सा बात ये कि देखिए, हमने फंड के प्रोग्राम में दोबारा जाना है अक्टूबर नवंबर में, जिसने भी नई हुकूमत फॉर्म करनी है, पीडीएम हो, पीपीपी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो या कोई कोalition हो। ये कंसिडर करते हुए हमें 4-5 माह में कुछ पैसे देने हैं एक्सटर्नली, $4-5 बिलियन। उसके लिए हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। सो अगर 9th रिव्यू हो जाता, इसमें मेरी अथॉरिटी से यही गुजारिश है कि अगर बजट में कुछ थोड़ा सा रद्दो बदल करके ये चीज की जा सके तो कर देनी चाहिए अगले 2-4 दिन में। अदरवाइज प्लान बी तो आपको मालूम है, वो प्लान भी है कि हम फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनसे ना सिर्फ डिपॉजिट्स लें, बल्कि अब एक इन्वेस्टमेंट की मद में, आपको पता है कि एक काउंसिल बनी है, आर्मी उसको बैकस्टॉप भी कर रही है और कोऑर्डिनेट भी कर रही है। ये शायद इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता है 12-13 अगस्त को ये हुकूमत चली जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है या डिसकंटिन्यूटी है उसका मुतहम्मिल हो नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली जहां पे खड़े हैं। और फिर इन्वेस्टमेंट को पिकअप करने की तो निहायत जरूरत है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो शरह है अनवार साहब, वो 13.6% ऑफ जीडीपी है। किसी जमाने में ये 18% होती थी। जिन ममालिक ने तरक्की की है वो 30% पे हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। इसमें अगर हम कुछ बेच सकें, कुछ एग्रीकल्चर में नई इन्वेस्टमेंट ला सकें, कुछ डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। मेरा फेवरेट सेक्टर तो माइंस एंड मिनरल्स है। रेकोडेक अलोन इज $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 50 years। सो ये रियल उम्मीद है। और ये डेट क्रिएटिंग नहीं है। देखिए ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये तो सब डेट है। ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो नॉन डेट क्रिएटिंग है, वो मुल्क में आएगी। उससे कुछ एक्सपोर्ट बढ़ेगी। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने अहम नुकात उठाए। क्या अमर माने है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन भी किया था पिछले दिनों, आज उनकी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से मुलाकात भी हुई है, और हमें जो हुकूमती ज़ोमा और जो मुतल्लिकीन है वो कहते हैं IMF की तमाम डिमांड्स भी पूरी कर दी गई हैं, फिर भी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो पा रहा। और अब तो 8 दिन रह गए हैं, 30 जून 2023 तक ये जो 2019 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब PTI की गवर्नमेंट में मुआहदा हुआ था उसने मुकम्मल होना इस प्रोग्राम ने। क्या वजह है सर, आपको क्या इसकी ऑस्टेंसिबल वजह नजर आती है? देखिए, एक तो यह है कि हम सबको बहुत तशवीश है इस बात की, और 2-3 वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान और IMF का एक ट्रस्ट गैप है। वो ट्रस्ट गैप इसलिए, आपको याद है, पेट्रोल सब्सिडी से लेके जो हमने दी, फिर उसके बाद हमने ये किया कि थोड़ा सा रुपए की कदर को कोशिश की कि हम बहुत ज्यादा ना गिरने दें। ये चीजों ने एक ट्रस्ट गैप बना दिया है पाकिस्तान और IMF में। फिर हुकूमत जब भी चेंज होती है, एक नई हुकूमत आती है, वो एक नई सोच से आती है। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर उनको रेट्रिएट कर रही है तो वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? सवाल तो मेरा ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, अगर उनकी तरफ से एश्योरेंसेज हैं और इकदाम भी किए हैं बजट में, जो जितनी महंगाई हुई है, बहुत से तो ये IMF की वजह से, ये बिजली महंगी, गैस महंगी, उनकी वजह से सर हुई है ना सर? दुरुस्त। देखिए, IMF की वजह से जरूर ये है कि जो हमें बिजली के नर्ख और ये गैस के नर्ख, हाँ सर आपकी बेखल में सिग्नल जरा फ्रीजिंग आ रही है, दोबारा आपके पास मैं लौट के आता हूं, अगर हमारे उनसे दोबारा करते हैं। हसन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसकी आपको सिर्फ इकोनॉमिक रीजन ही लगती है IMF और पाकिस्तान के मामलात में, या आपको, जैसे इसहाक डार साहब ने कहा था, कि ये जियो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और बहुत से हमारे मुखालिफिन ममालिक चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, श्रीलंका जैसा बने, फिर IMF हमसे मुआहदा करे? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसी वैसी चीज़ें हैं,
लेकिन अभी वो सरफेस के ऊपर नहीं आई हुई, लेकिन देखें ना कि काफ़ी शराइत पूरी हो चुकी हैं। इसके बावजूद IMF का जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना करना और इस मामले को लटकाना, अब 7 माह गुजर चुके हैं, 7 मंथ्स। देखिए ये नवंबर वाला, अभी जुलाई आ रहा है, 7 महीने तो गुजर चुके हैं। अब इन 7 माह में उन्होंने उस चीज़ को फ्रीज रखा है, कभी क्या बहाना, कभी क्या बहाना, कभी क्या बहाना। कभी कहते हैं चाइना से पैसे ले लें, कभी कहते हैं सऊदी से पैसे ले लें, कभी कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंस पूरी करे। अच्छा, वो भी पूरी हो रही है, इसके बावजूद जो है वो एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो मतलब इट्स रेजिंग वेरी मतलब बिग क्वेश्चन मार्क्स, एक चीज़। दूसरा ये है कि जी IMF के बगैर भी हमने प्लान बी बना लिया है। आपने अब वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो कि आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने एक जो है वो प्लान बी लेकर आए हैं, मेरे से वो बड़ा इफेक्टिव है। उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, सबसे पहले उसको हम कवर करेंगे। yes. और अल्लाह करेगा कि आने वाले दिनों में जो हमारा 6 से 7 अरब डॉलर का सालाना जो हम पे करते हैं जो फूड सिक्योरिटी के लिए, यानी इंपोर्ट करने के लिए, गंदम दरामद गंदम है, है, चीनी है, जो भी चीजें हैं, तो वो चीज तो वहां पर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद विद टाइम आपकी एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर आपकी एग्रीकल्चर में ही जो है वो बम्पर क्रॉप्स होती हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की देगा, तो फिर हम अपना जो अजनास हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे भी 4-5 अरब डॉलर आपको सालाना आना शुरू पड़ेगा। तो उससे एक जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है जी कि आपने अपने जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आनी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपने वन विंडो ऑपरेशन जो है वो दे रहे हैं। आप आज देखें कि आज एग्रीमेंट साइन हो गया है, जो कराची पोर्ट को जो अबू धाबी पोर्ट है उसने वो टेक ओवर कर रही है, कंटेनर्स वगैरह वहां पर आएंगे, वो एग्रीमेंट हो रहा है। इस तरह वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है ना मुख्तलिफ बहुत सी चीजें होंगी, जिसमें रिफाइनरीज लगनी है पाकिस्तान के अंदर, जो कोई फैक्ट्री लगाना चाहे आकर पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसी चीज के अंदर अपनी स्टोरेज रखना चाहे कोई मुल्क, तो मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो कि होनी है, जिससे एक जॉब क्रिएशन होनी है, यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है और 70 अरब डॉलर की बरामदात जो होंगी। दोबारा वो आगे हमारे पास, उनसे मैं बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं ये सवाल बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास लेकर आ जाऊंगा विद अ डिफरेंट एंगल। लेकिन खाकान साहब अपनी सर वो बात मुकम्मल कर लीजिए, थोड़ी सी फ्रीजिंग आ गई थी आपकी गुफ्तगू में सिग्नल। जी श्योर अनवार साहब, हम ये बात कर रहे थे कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और अब बिल्कुल ठीक है कि हमने प्राइम मिनिस्टर लेवल पर एंगेज किया है उनके साथ, पर ये भी याद रखिए कि ये हुकूमत 12-13 अगस्त को चली जाएगी और ये प्रोग्राम तो वैसे ही 30 जून को खत्म हो जाना है। अब चूंकि हम उनकी कई चीजें आई थिंक शायद टेक्निकल लेवल पर उस तरह उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, सेटल नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। एक गैप फॉर एग्जांपल रहा है, हमने कहा हमें $4 बिलियन चाहिए, उन्होंने कहा $6 बिलियन चाहिए। मेरा ख्याल ये था कि अगर हम चाइना से थोड़ी सी हेल्प लेके शायद 5 बिलियन तक चले जाते तो इस चीज को खत्म कर देते। दिस मे बी अ स्मॉल मैटर, बट ये जो जिसे आप कहें बैरियर्स हैं वो शायद क्रॉस नहीं हो पाए। ये बैरियर्स पाकिस्तान के लिए अनवार साहब क्रॉस करना बहुत जरूरी था। हुकूमत बहुत आई थिंक सीरियस एफर्ट किया, इसमें शक नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक टाइम जो था वो शायद थोड़ा सा डिले हो गया दोनों साइड से। ये भी याद रखिए कि IMF जो है वो एक्स्ट्रा केयरफुल इसलिए हो रहा है कि अब डेट डिस्ट्रेस बहुत से ममालिक में है और श्रीलंका फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट में चला गया। अब ये भी याद रखिए कि IMF ये नहीं चाहता कि आप IMF के प्रोग्राम में हो और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वो उनकी छतरी के होते हुए ऐसा हो। बट आई स्टिल होप अगर IMF नहीं भी होता तो चलें, वी शुड नॉट लूज हार्ट ऑन द 9th रिव्यू। मैं ये फिर कहूंगा कि आप 9th रिव्यू को अगर कंप्लीट ना कर पाए तो 1 जुलाई को री एंगेज करें IMF से। अनवार साहब वो इसलिए है कि आपको फायदा ये होगा कि जो सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE की मनी है वो तो आपको जरूर चाहिए, बिकॉज आप ये अगले 5-6 माह जो इलेक्टोरल साइकिल के हैं वो गुजार पाएंगे एंड दे वुड बी हैप्पियर कि आप कहें देखिए हम IMF से एंगेज्ड हैं, नई हुकूमत आएगी वो एक नए प्रोग्राम की बात करेगी, हम कॉन्टूर्स तय कर रहे हैं, चलें कोई बात नहीं 9th रिव्यू नहीं कंप्लीट हो सका बट हमने एंगेजमेंट नहीं तोड़ी है। हमें बहरहाल चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया के फंड्स और कुछ वर्ल्ड बैंक और ADB के फंड्स चाहिए होंगे अगले 5 माह गुजारने को। आपको पता है सर, मैं चाहूंगा बैरिस्टर आमिर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, सर आपने गुफ्तगू से डॉक्टर खाकान नजीब साहब कह रहे जरूरत है, ये भी हमारा बहुत ये सबसे अहम इशू है और कल भी हम प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी। पिलडैट के जो सरबराह हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, उनको एक खदशा था कि जब ये इज्तिमात शुरू होगी तो जो नेशनल मूड है, जो फोकस है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा दोबारा सियासत और निज़ाम इंसाफ में जो इश्यूज हैं और फिर वही 9 मई से जुड़े हुए वाकयात और उससे जुड़ी हुई सियासत।
तो उस तरफ हमारा फोकस आएगा। मैं आपका राय जानना चाहूंगा, एक तो आप इस हवाले से बताइएगा, आप समझते हैं जो डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं कि अगर 9th रिव्यू नहीं हो पाता और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वो 30 जून तक नहीं हो पाता तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें री एंगेज करना चाहिए IMF के साथ 1 जुलाई से, ताकि अपने मौशी मामलात को सही डगर पे डाल सकें। यू एग्री विद हिम आमिर हसन साहब? जी 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 जी, डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, रियल इशू हमारा है ही इकोनॉमी जी, और फ्रेजाइल इकोनॉमी हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम बहरान पैदा करके उसकी तरफ दौड़ेंगे तो बहरान पैदा किए जा रहे हैं, वो अदालत के हों, वो सियासत के हों, लेकिन ये तो हकीकी बहरान है जिसका रियासत को, कौम को सामना है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमें इंगेज करना पड़ेगा, और जहाँ पे कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, इसे सिर्फ इस एक लफ्ज़ के साथ हम नथी नहीं कर सकते हैं कि जियो पोलिटिकल सूरत हाल की वजह से ऐसा है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है और मेरे ख्याल में नेशनल गवर्नमेंट है, और सारी पार्टीज अगर अपना तरीक़ाकार से बात करें, देखिए गलत कमियां रही हैं। हमेशा स्टेबल इकोनॉमी के लिए आपको स्टेबल पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आपको एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी अदम इस्तेहकाम में इजाफा किया है, लेकिन पिछले 1 महीने में सियासी अदम इस्तेहकाम आना शुरू हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, हमारी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर मिफ्ता साहब को जब गवर्नमेंट से वो फाइनेंस मिनिस्टर से गए तो उन्होंने इसे बड़ा पॉलिटिसाइज किया इशू को, और अपनी ही पार्टी की हुकूमत के खिलाफ हर रोज टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इसका तमाशा लगाया है, जिसका कि मेरे ख्याल से असर हुआ है, क्योंकि लोग बात सुनते रहे कि वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक इशू ये रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं सख्त रवैया कि नहीं तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर उधर से सख्त रवैया था तो IMF की तो हमें जरूरत है, हमारी तरफ से नेगोशिएशन पार्स को मजीद मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से, माहिराना तरीके से उसे आगे लेके बढ़ना चाहिए था, और हमें उन्हें कायल करना चाहिए था अपने दोस्तों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, बहुत से अजहान के साथ, एक प्रेशर की सूरत में कि हम आपकी शराइत पूरी कर रहे हैं, और जहां पे शराइत की जरूरत है। देखिए, मैं समझा हूं कि गवर्नमेंट ने इतनी शराइत पूरी की, आके 10-1 महीने या 1 साल महंगाई हुई, मुसीबत में आए, अपना जो पॉलिटिकल इतनी कीमत अदा की, तो जिस चीज के लिए कीमत अदा की अगर आपको वो नहीं मिलेगी तो वो तो सारा फजूल हो जाएगा, सारी आपकी एक्सरसाइज। तो मैं समझता हूं ये सब्र का टाइम था और बड़ी हिकमत के साथ इससे निकलना चाहिए था। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूं कि हमें IMF की अभी जरूरत है। सारे ऑप्शंस के बावजूद हमें IMF की तरफ देखना है, और इसे हमें एक अपनी जरूरत भी समझना चाहिए और अपनी जिद भी समझना चाहिए कि 1 साल हुकूमत ने IMF की मर्जी के ऊपर अपना बहुत सा पॉलिटिकल जो अपनी जो उसकी नाम था और वकार था, उसे बहुत सा नुकसान पहुंचाया है। तो अब सारी शराइत मानने के बावजूद एकदम से जज्बाती हो जाना या पीछे हट जाना, मेरे ख्याल से इसे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स है आपका, या इकोनॉमी है और वजारत खजाना है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि किसी एक पे विद इन पार्टी भी गौर करना पड़ेगा PMLN को, और दूसरी पार्टीज के साथ भी इस पे मिल बैठना पड़ेगा, और तमाम मिनिस्ट्रीज को इस पे, हमें फॉरेन मिनिस्ट्री को भी, इसे भी, दूसरे मिनिस्टर्स को भी, और इवन खुद प्राइम मिनिस्टर को भी, जैसे कि वो आज तशरीफ लेके गए हैं वहां पे और बात भी कर रहे हैं, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये हमारा मामला है, यही हमारे लिए बहरान है। ये जो हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी है, ये हमारा रियल इशू है। बिल्कुल, आपको इश्यूज बनाए जा रहे हैं, सर, मैं दोबारा लौट के आता हूं, जिस पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और कलेक्टिव विजडम है। जी सर। हसन साहब, सर क्या कहेंगे? वो कलेक्टिव विजडम की भी बात करें, बार बार एम्फसाइज करें बैरिस्टर आमिर साहब। देखिए, प्लान बी जो है उस पर वर्किंग चल रही है। अगर आप देखें अजरबैजान से जो है, लेकिन डॉक्टर खाकान साहब कह रहे हैं प्लान बी के बावजूद भी IMF से तो एंगेज करना पड़ेगा ना। साथ क्या करें? अब इलेक्शन में जाना है, अवाम पहले ही जो है ना वो सर पटा रही है, और आपको लगता है सर डिफॉल्ट से बचे ना। सर डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा पाकिस्तान इंशाल्लाह, ये तो विदाउट IMF अगर आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो फिर आपने जरूर अपनी जो है अभी तो आस लगी है ना 30 जून तक।
नहीं सर, आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे, अच्छा, डिफॉल्ट का इंशाल्लाह। खतरा टल चुका है इंशाल्लाह। अच्छा। तो अभी देखिए आपके पास ऑलरेडी उसकी जो प्लान बी है वो इन प्लेस हो चुका है, और आईएमएफ ने आपको वो लॉन्ग टर्म नहीं है हसन साहब। आईएमएफ ने आपको हरी झंडी दिखा दी है ना, आप बात समझ जाएं। अच्छा। आपको आईएमएफ से अब जो है नहीं, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है ना उनकी देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव आईएमएफ से। अटेम्प्ट है कि अगर हो जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं तो फिर नहीं। आप तैयार है ना इसके लिए? अच्छा, अब दूसरा जो आप प्लान बी की आपने दोबारा एम्फेसिस किया, उसके लिए भी सर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आने वाले दिनों में आपको सियासी इस्तेकाम, अभी आपने हमारे इस प्रोग्राम में कहा है कि कल आपका, अगरचे तो कल हमें पता चलेगा फैक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन आपने कहा आपका तजिया यह है कि कल दरखास्त मंजूर हो जाएगी। नहीं, मैं कल का नहीं बता रहा, मैंने कहा है कि जी डेफिनेटली ये दरखास्तें मंजूर करेंगे, मंजूर करेंगे, हम मंजूर करेंगे। ये ट्यूसडे को करते हैं, वेडनेसडे को करते हैं, ओके। जो भी नेक्स्ट, लेकिन जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, इससे पहले ईद से पहले हो जाएगा। हाँ जी, मतलब तो आप Tuesday समझते तक हैं का इससे time तो है। दोबारा फिर इससे जरा सियासी हिजानी इससे की कोई कैफियत फर्क पैदा नहीं होगी? पड़ेगा, कोई हिजान नहीं है। जो हिजान पैदा करने वाला शख्स था उसकी जो है वो आज पार्टी उसके साथ नहीं है, आज वो लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वोट बैंक मेरे साथ ही है। सर वोट बैंक क्या, उसका जो उम्मीदवार था, आज एक वजीर था जो यहीं से रावलपिंडी से, गुलाम सरवर खान, उसके बेटे जो एमएनए थे, उसका भतीजा जो एमपीए था, उन्होंने आज जो है वो बिल्कुल लातालकी कर दी है, पार्टी छोड़ दी ना। तो जब पार्टी इस तरह के लोग जो इलेक्टेबल्स हैं वो छोड़ ही जा रहे हैं पार्टी, तो उसका उम्मीदवार ही कोई नहीं है। और बात यह है कि हुमायूं अख्तर खान साहब ने भी छोड़ दी। हुमायूं अख्तर साहब ने भी छोड़ दिए। चले, हुमायूं अख्तर तो भी पार्लियामेंट में नहीं थे ना, पिछले पार्लियामेंट में नहीं थे, लेकिन ये तो तीनों पार्लियामेंट के रुकन थे। गुलाम सरवर थे, उनके बेटे थे और उनके भतीजे एमपीए थे। तो अब ये लोग जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो छोड़ी जा रहे हैं, तो उनका टिकट कौन लेगा? और देखिए बात ये है कि लोग भांप चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी रियासत मुखालिफ जो है एक बाय डिजाइन पॉलिटिकल पार्टी को तो आपने कर दिया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर ये फैसला आता है, आपने सही कहा कि कल नहीं, लेकिन अगर ईद से पहले भी आता है, इदारे का भी कोई होगा? क्योंकि ये तो फॉर्मेशन कमांडर की कभी पूरा एक फैसला था, कोर कमांडर कभी फैसला था, जो आईएसपीआर के लामी आए थे, मैं उस हवाले से भी कह रहा हूं। देखिए वो जो कुछ करेगी वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी। आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, आज उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर बता दिया है। और सेकंड बात ये है कि आपकी जो अदालत है, उसका जो बेंच है, उस बेंच के ऊपर आपका जो सीनियर जो नामजद चीफ जस्टिस है वो सवाल उठा रहा है। ये बहुत मुतनाज़ा बेंच बन चुका है। इनके फैसले को कौन मानेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के जज फैसले को नहीं मान रहे, इस बेंच को नहीं मान रहे, तो उसके फैसले को हुकूमत क्यों करके माने? नहीं, वो 2 जजेस हटे ना सर, 7 जजेस तो हैं ना अभी। सर 7 जजेस हैं, लेकिन 7 जजेस में से भी वो अपने 4 बंदे तो अपने बैठाए हुए हैं ना। एक जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से जो है वो मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि वो अब चीफ जस्टिस के साथ जाएंगी। अच्छा, उनके बारे में आप हतमी नहीं कह सकते। हाँ, पे। जस्टिस मज़ाहिर साहब जो हैं वो 100%, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर वो हम आवाज होंगे, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर की ही ये ब्रेन चाइल्ड होगा जिसके साथ चीफ जस्टिस और बाकी तमाम जजेस जा रहे हैं। ओके, मैं डॉक्टर खाकान साहब, सर आप प्लान बी पे काफी हसन अयूब साहब का जोर है और वो कह रहे हैं कि इनके मुताबिक जो आईएमएफ है उन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी है, आप कह रहे हैं उनको रीएंगेज करें, अभी भी कोशिश करें। और मैं एग्री करता हूं बैरिस्टर आमिर साहब से कि हमें अपनी नेगोशिएशन स्किल्स हों या हमें आईएमएफ के साथ जो है वो मामलात को आगे लेकर जाना चाहिए। आप सर क्या समझते हैं? आप होपफुल अभी भी हैं कि हो सकता है देयर इज अ रूम फॉर मैन्यूवरिंग? डॉक्टर खाकान, देखिए अनवार साहब, रूम फॉर मैन्यूवरिंग इसलिए पैदा करना पड़ेगा, आपको बड़ा वाइजली एक्ट करना पड़ेगा। आपके 4 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, अगले 6 माह में आपको 4.7 अरब डॉलर नेट ऑफ चाइनीज एंड अदर रोल ओवर्स जो हैं वो पे करने हैं। ये पैसे तभी आएंगे कि अगर आईएमएफ की अम्ब्रेला या आईएमएफ की इंगेजमेंट जो है वो मौजूद रहेगी। विदाउट दैट पाकिस्तान को टोटल अगले साल में नेट कम से कम 16 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं। वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट। दूसरी बात यह है कि हर नई आने वाली जो हुकूमत होगी उसको आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, उसको एक टीम बनानी पड़ेगी जो अंडरस्टैंड करती हो आईएमएफ की लैंग्वेज और उसको सेपरेट करें। जैसे हमने ये काउंसिल बनाई है ना, इसी तरह आपको आईएमएफ की हैंडलिंग को सेपरेट करना पड़ेगा। काउंसिल है जी जी जी, हाँ जी, फैसिलिटेशन काउंसिल की तरह आईएमएफ काउंसिल बनाए पाकिस्तान में। और लेट इट बी, ये हमने 13-16 का प्रोग्राम ऐसे ही किया था, चूंकि मेरा एक कलीदी रोल था उस प्रोग्राम को रन करने में। सो आई नो, डार साहब भी वजीर खजाना थे, हम इसको बिल्कुल सेपरेट करके अभी भी डार साहब भी वजीर खजाना है।
जी बिल्कुल, पर आई थिंक दैट टीम अंडर हिम इज नॉट देयर, ऑनेस्टली दैट्स माय ओपिनियन। और इसीलिए जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो नाइसिटीज हैं, जो प्रोफेशनल इनपुट है, वो उस तरह से आ नहीं रही कि हम वो मसाइल छोटे छोटे गिव एंड टेक करके, हिकमत से, कुछ बजट में रद्दोबदल करके, कुछ 6 अरब कह रहे हैं वो आप 4 कह रहे हैं, आप 5 पे क्लोज करवाएं, आप इलेक्ट्रिसिटी का वो कह रहे हैं कि अभी भी हम कंफर्टेबल नहीं है, आप वापस जाएं, मिनिस्ट्री से नई चीजें बनाएं, क्लोज करवाएं। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं प्रोग्रेसिविटी इन टैक्स डालें, आप 2 टैक्सेस डाल दें रिटेल सेक्टर पे। कैसे टैक्सेस डालते हैं? पहले सर लोग जो है वो इन्फ्लेशन के हाथों सर मुश्किलात में फंसे हुए हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, दूसरा अभी ये इतनी गर्मी है, बिजली के नर्ख बढ़ा है तो बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, ईद भी आ रही है कह रहे हैं हसन अयूब साहब, ऑन अ लाइटर वेन। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो, ये सब कन्विंस हो जाएं। लेट्स से अनवार साहब कि नवंबर में 9th रिव्यू जो है वो कंप्लीट कर देते हम, जिस प्रोफेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूं। ओके, पिछले नवंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, हम नवंबर में किसी तरह ये रिव्यू क्लोज कर देते, फिर क्या होता? आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप कम से कम 7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे खड़े होते। क्यों? 1 अरब IMF का, उसके बाद भी 1 अरब आ गया होता। चले मैं उसको भी छोड़ चले सर, लेकिन वो तो सर आप बात पुलों की जैसे पानी बह गया ना सर, अब तो हम 22 जून को तो सर नहीं है ना, बार के वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। बहुत माजरत बैरिस्टर आमिर साहब, सर नहीं ले सकूंगा ये नुकता, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पे इस बात को उठाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, और बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब का। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। अहम मामलात हैं, मुआशी हों, इंसाफ के हों, सियासत के हों या हमारी माशरत के हों, हमें इन तमाम मामलात को टेकअप करते रहेंगे। प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्शिया टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।